हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 दिसंबर 2020 और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द हिंदू के हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, एडिटोरियल जो पेज आता है उसमें 3 आर्टिकल हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है चेन्नई टू सालेम के लिए, जो एक हाईवे बनाना था उसके लिए वर्डिक्ट आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारा सेकंड जो आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो माल न्यूट्रिशन से संबंधित है कि कुपोषण किस प्रकार हमारे इंडिया को एक सुपर पावर बनने से रोक सकता है और किस तरीके से इंडिया को उसको बीट करने के लिए काम करना चाहिए। और लास्ट में जो हमारी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जी ने दी थी उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसका यूज करके जो पीपल्स के लिए उनको चुना गया था उनकी सर्विस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल है द रोड टेकन। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। 2018 में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो चेन्नई टू सालेम एक हाईवे बनाने की बात करती है। जैसे ही गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन निकलते हैं उस हाईवे के लिए, तो देखो वहाँ के जो लोकल लेवल के लीडर्स हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मतलब कार्यकर्ता होते हैं, उन सब ने इसका विरोध करना चालू कर दिया और जो चीज़ है, जो मुद्दा था वो चला जाता है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट इस चीज़ पे रोक लगा देती है और गवर्नमेंट को ये आदेश देती है कि पहले आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस लो, जो फॉरेस्ट लॉ है जिनको आप हनन करोगे उन सब से आपका क्लियरेंस होना चाहिए, फिर आप इस पर काम कर सकते हो। उसके बाद में मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए हाँ कर देता है कि आप जमीन अक्वायर करो और फिर इस पे काम करो। तो देखो, ये जो आर्टिकल है उसकी शुरुआत हो रही है कि ये एक ग्रीन फील्ड, कैसा ग्रीन फील्ड हाईवे है। देखो, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड या फिर ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सब कुछ जीरो लेवल से, मतलब यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सड़क थी ही नहीं, जमीन को अक्वायर करना है और सब कुछ जीरो लेवल से शुरुआत होगा, वो होता है ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पहले से कुछ चीज होती है, उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे आपकी रोड थी, सिंगल रोड थी, उसको आप इंक्रीज करके जमीन और अक्वायर करके आप डबल रोड कर रहे हो, या डबल रोड थी उसको आप 4 लेन में चेंज कर रहे हो, 4 लेन थी उसको आप 8 लेन में चेंज कर रहे हो, ये होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट था वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था। देखो, मद्रास जो हाईकोर्ट है उसने जो अपना फैसला दिया था ना उसके कुछ आधार थे। सबसे पहला आधार तो उसने बनाया था कि क्यों हम अपने जो हमारा कैग, जो हमारा एक संगठन है कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ पर पैसा खर्च किया जाता है और फिर उसके बाद में ऑडिट करवाया जाता है कैग के द्वारा। वो देखता है कि पैसा गलत जगह खर्च हुआ है, सही जगह खर्च हुआ है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि क्यों हम कैग की तरह काम करें, हम यूके के कैग की तरह काम करते हैं ना, कि पहले ही हम क्लियरेंस लें कैग से कि हमें ये पैसा खर्च करना है या नहीं करना है, यहाँ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी का आधार बनाया मद्रास हाईकोर्ट ने। दूसरा मद्रास हाईकोर्ट ने जो आधार बनाया था वो आधार था कि आप यूएस में एक निर्णय आया था, उसमें ये बोला गया था कि मान लो आप 4-5 साल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर लेते हो और 4-5 साल बाद के बाद में आपको लगता है कि ये तो गलत हो गया, अब तो इसको रिवर्स करना चाहिए, तो आपके वो 4-5 साल और उन 4-5 साल में जो आपका पैसा लगा वो तो बर्बाद हो गया ना। तो पहले ही आप इतने अवेयर हो कि इस चीज से आपका क्या क्या नुकसान होने वाला है, कितनी आपकी एग्रीकल्चर जमीन का इसमें लॉस होगा, कितना आपका फॉरेस्ट का इसमें लॉस होगा, कितना एनवायरनमेंट को इसमें लॉस होगा, इन सब के लिए आपको पहले ही बोलना पड़ेगा, पहले ही आप क्लियरेंस लो कि इन चीज में इतना सब लॉस होने वाला है और उसका अल्टरनेट में आप क्या काम करोगे, ये सब कुछ पहले ही क्लियर होना चाहिए। इसको आधार बनाया था मद्रास हाई कोर्ट ने। लेकिन देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो हाईवे जो बनना था ना, एनएचएआई ने जो हाईवे बनाना था उसके लिए जमीन तो अक्वायर की ही नहीं। आप जमीन अक्वायर करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो जमीन आप कहाँ से लेने वाले हो, कहाँ से वो हाईवे निकालने वाले हो, कितना इसमें लॉस हो रहा है। तो पहले ही क्लियरेंस किस चीज के लिए ले लें, तो ये तो प्री मैच्योर काम हो गया कि आपको कुछ अता पता है ही नहीं और आप काम करे जा रहे हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है
कि आप जमीन अक्वायर करो और फिर आप क्लियरेंस ले। ऐसे नहीं है कि बिना क्लियरेंस के आपको काम करना है, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना है। फॉरेस्ट को जो आपके द्वारा जो लॉस हो रहा है उसके रिफंड में भी आप काम करेंगे, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले आप क्या लो, जमीन अक्वायर तो करो, ऐसा इसमें बोला गया है। लेकिन आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था, जो फैसला दिया था, वो ज़्यादा सेंसिटिव था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को ज़्यादा यूज़ करते हुए लोगों को उससे क्या परेशानी होगी, लोगों को किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, उनकी परेशानियों को रिड्यूस किया जा सकता है, उसके क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उनका जो वर्डिक्ट था वो ज़्यादा सेंसिटिव था, उन्होंने ज़्यादा लोगों के बारे में सोच समझकर फैसला दिया था। देखो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दो काम हो सकते हैं, या तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर लो या फिर आप डेवलपमेंट कर लो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू हम ये समझाना चाहते हैं कि दोनों के बीच का मध्यस्थ मार्ग भी तो अपनाया जा सकता है ना। देखो, डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है, अगर उसको राइट डायरेक्शन में सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो उनका डेवलप नहीं होगा तो मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो पुअर्टी आएगी तो बहुत सारी डिजीज आएंगी। तो ये डेवलप होना तो बहुत जरूरी है। दूसरा, साथ ही साथ में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना भी बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और जो पोल्स के ऊपर जो बर्फ पिघलती जा रही है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है वो आज नहीं, आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें नुकसान देंगी। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये बोला जाना चाहिए, ये बोला गया है कि दोनों के बीच का जो मध्यस्थ जो मार्ग होता है ना, वो अपनाया जाना चाहिए कि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट को लॉस भी ना हो। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण से संबंधित। देखो, इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि भारत देश जो है वो 10-20 साल में, अगले 10-20 साल में जो भी उसके सपने उसने देख रखे हैं, उनको अगर वो कंप्लीट करना चाहता है तो उसका बेसिस है कि किस तरीके से वो अपनी जनता को हेल्थ और जो हेल्दी फूड है वो दे पाता है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर इंडिया अपने उन बिलियन ड्रीम्स को नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर उसकी फॉल्ट होगी तो वो होगा कुपोषण। अगर इंडिया कुपोषण से नहीं निपट पाया तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कुपोषण होता क्या है? देखो, जब छोटा बच्चा होता है और उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, न्यूट्रिएंट्स की कमी तो वैसे उसके जब वो माँ के पेट में होता है तभी से होने लग जाती है, और अगर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो फिजिकली तो वीक होता ही है और मेंटली भी वीक होता है। तो वो जो एक सोसाइटी की जो दौड़ है, इस समाज की जो दौड़ है, एक आगे बढ़ने के लिए जो दौड़ रहा है इंसान, उसमें वो काफ़ी पीछे हो जाएगा। और एक ये साइकिल चलता है कि वो वीक तो फिर उसका बच्चा वीक होगा, उसकी फैमिली वीक होगी, ढंग से कमा नहीं पाएगा, फिर वो बच्चा पुअर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि वो जो गरीब है वो रेगुलर गरीब और ज़्यादा होता जाएगा। तो देखो, इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है कि सबसे पहले एक सर्वे की बात की गई है कि 2017 में जो 1.04 मिलियन 5 साल से नीचे जिन बच्चों की डेथ हुई, उसमें 68% जो बच्चे मरे ना, वो किसके द्वारा मरे? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से मरे। और लैंसेट ने ये एक सर्वे किया था लास्ट ईयर, इसके बारे में बताया गया है। अब इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में कुछ सब टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, जो अगर बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन है ना, वो उसकी अर्ली एज में ही कमी होती है। बच्चा जब छोटा होता है तभी उसमें कमी होती है, और अगर वो कमी होती है तो उसमें क्या कमी होने लग जाती है? वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो उसका विकास नहीं हो पाता है। और देखो, जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा करवाया जाता है, यूनिसेफ की सहायता के द्वारा ये एक सर्वे होता है। इसमें ये बोला गया है कि हमारी इंडिया की जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उसमें आधे बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए, ये इस सर्वे में बोला गया है। आगे इसमें बताया गया है कि देखो, 2018 में हमारे इंडिया में पोषण अभियान शुरुआत हुई थी, और ये पोषण अभियान बच्चों को जो न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एक वो था,
स्टार्टअप था और गवर्नमेंट को इसमें रेगुलर काम करना चाहिए। आगे बोला गया है इसका जो पोषण अभियान है इसके इस वीक में 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि तो सिंबॉलिक वे में इसको कंपेयर किया गया है एक बच्चे से कि देखो जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब लगभग वो पैदा होने के बाद 2 साल का हो जाता है, इसमें लगभग उसके हो जाते हैं 1000 दिन। तो ये 1000 दिन जो होते हैं ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 1000 दिन में अगर उनको प्रॉपर वे में क्या दिया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, तो वो बच्चा कभी किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो इस आर्टिकल में आगे ये बोला गया है कि जो पोषण अभियान 1000 दिन इसको कंप्लीट हो गए हैं, आगे भी इसको कंप्लीट रेगुलर गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि देखो इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, उसकी वजह से एक तो गवर्नमेंट को इसमें काम करना होगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जो रोजगार था, लोगों का जो एक कमाने का साधन था, इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की क्या गई है, जॉब चली गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो अगर गवर्नमेंट और जो ये एनजीओ संस्थाएं हैं अगर इसमें हेल्प करेंगी तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होगा। आगे इसमें बोला गया है कि देखो कोविड-19 की वजह से मिड डे मील आंगनवाड़ी स्कीम बच्चों के लिए जो थी वो बंद हो गई हैं, क्योंकि एक जगह जो गैदरिंग है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से बच्चे वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को जो पोषण अभियान जो है उसको रेगुलर करना चाहिए। आगे इसमें बोला गया है इस आर्टिकल में कि ये पोषण अभियान जो है वो सफल इसलिए रहा क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, हमारे पीएम ने। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये बात बोली गई है कि अगर हमारे लीडर इस चीज को आगे लेकर चले और इस चीज के लिए लोगों को अवेयर करे तो ये चीजें बहुत ज्यादा सफल हो सकती हैं। इसी के थ्रू ये बोला गया है कि जो स्टेट लेवल पे सीएम ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम करे और पंचायत लेवल पर प्रधान इन सब चीजों को, विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर कौन करे, प्रधान इन चीजों को इंट्रोड्यूस करे। तो ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। आगे इसमें बोला गया है कि देखो कोविड-19 की वजह से एक तो लोगों का रोजगार चला गया है, उनकी अर्निंग चली गई है, इनकम उन लोगों की कम हो गई है। तो अब इसका पोस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल के थ्रू बोला गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी अर्ली मैरिज होने लग जाए। अब अर्ली मैरिज होगी तो वो बच्चे जल्दी, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उनके टाइम से पहले बच्चे हो जाएंगे। अब वो बच्चे हो जाएंगे तो वो गर्ल चाइल्ड तो हो जाएगी, एजुकेशन से दूर हो जाएगी वो गर्ल चाइल्ड, और उनका जो बच्चा होगा वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। तो वो जब माँ एक तो परेशान, वो बच्चा परेशान। अब वो बच्चा जब माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा तो वो और बच्चे हैं उनसे compete ही नहीं कर पाएगा, compete नहीं कर पाएगा तो वो सोसाइटी की अन्य लोगों की तुलना में गरीब हो जाएगा। अब वो गरीब होगा, फिर बाद में जब उसके बच्चे होंगे तो गरीब रहेगा तो वो अपने बच्चों को फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर ढंग से नहीं दे पाएगा और फिर उसके बच्चे भी मालन्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि एक चीज की कमी की वजह से दूसरी चीजें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं और ये रेगुलर एक साइकिल चलता रहता है जो एक दूसरे चीजें को इफेक्ट करता है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी मालन्यूट्रिशन का गैप है वो उस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और जो बच्चे हम सुपर पावर बनने के लिए जो काम कर रहे हैं उसका जो आधार है वो हमारे बच्चे हैं। तो उनके बीच में, बच्चों के बीच में उनको हमारे देश की पावर बनने से जो चीजें रोक रही हैं उस गैप को भरने में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो गैप है वो है न्यूट्रिशन। अगर हम अपने वेल बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा काम करेगी हमारी गवर्नमेंट तो हमारे इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है आज के इस वीडियो का वो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। देखो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको लेकर के काफी प्रदर्शन हुआ है। हालांकि ये प्रदर्शन पॉलिटिकल इंस्पायर्ड भी हो सकता है, लेकिन इन चीजों से हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनको इंस्पायर्ड होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए और उनको समझना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमें अब्राहम लिंकन जी की जो परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा,
ये होती है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की है कि सब कुछ जनता का है। यहाँ पे जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उनको जनता ने ही चुना है। किस लिए चुना है? जनता की सहायता करने के लिए, और जनता के लिए ही वो वहाँ पर गए हैं। तो देखो, जैसे वर्तमान समय में पिछले साल हमारा आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, और उसके बाद में जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज़ में चेंज कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में जो सीएए जो नया कानून लाया गया, और उसके बाद में वर्तमान समय में जो फार्मर्स बिल के लिए, जो फार्मर्स कानून के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे ये साबित होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई भी पॉलिसी बना देती है, कोई भी पॉलिसी उसने बना दी, लेकिन उस पॉलिसी से जो बंदे इफेक्ट होंगे वो उनसे क्या नहीं करती है? कंसल्ट नहीं करती है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अब्राहम लिंकन जी की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं थी, वो रियल टाइम में रियल तरीके से उसको समझना और उसको उसके ऊपर काम करना भी होना चाहिए। देखो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी बनानी चाहिए लोगों से सुझाव लेकर, लोगों से कंसल्ट करके। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनाती है और बाद में उसका ठीकरा फोड़ देती है किसी और परेशानी के ऊपर। जैसे कुछ भी गलत होता है, बाद में हमारी गवर्नमेंट बोल देगी कि ये तो कोविड की वजह से हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, इसकी वजह से हमें चेंजेस करने पड़े। तो ये तो उसी तरीके से हो गया कि मान लो कोई बच्चा है, उसने पहले ही माइंड में ये सब कुछ सेट कर रखा है कि मैं फेल होऊंगा, और पहले से वो प्लानिंग करने लग जाता है कि मुझे किस तरीके से इन चीज़ों से बचकर निकलना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसे एक बच्चे की तरह काम नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही ऐसे समझदारी भरे तरीके से काम करे, और जिन कामों के लिए उनको वहाँ बिठाया गया है उन चीज़ों पर वो अच्छे से अमल करके सही ढंग से समझदारी से नीतियाँ बनाए। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, डेमोक्रेसी के लिए इंडिया का उदाहरण दिया जाता था पूरे वर्ल्ड में। तो अगर जिस तरीके से इंडिया के खुद के अपने पीपल्स के साथ में रिलेशन और देशों के साथ में रिलेशन जो बिगड़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए खतरे की चीज है। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस चीज को नोट करना चाहिए और इनके लिए काम किया जाना चाहिए। तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन था। ओके।